डेट है आज 10 फरवरी 2021। तो आज के करंट अफेयर के टॉपिक देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हम लास्ट में ही करेंगे जो कुछ स्टैटिक पोर्शन पे करंट अफेयर पे बेस्ड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक क्या है, कुरुबा कम्युनिटी। ये अभी न्यूज़ में है, ये कर्नाटक की एक कम्युनिटी है। ये क्यों न्यूज़ में है, क्या डिमांड है इसकी, तो सारा डिटेल में इसे देखेंगे। हाई कोर्ट ने अभी स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को रिस्ट्रेन कर दिया, मतलब रोक दिया, स्टॉप कर दिया है। तो ये क्या न्यूज़ है इससे रिलेटेड, ये देखेंगे। फसई कैप्स ट्रांस फैटी एसिड इन फूड। फूड में एक कैप लगाया, मतलब कि लिमिट कर दिया है कि कितनी ट्रांस फैट होनी चाहिए फूड में। तो इसके बारे में, फसई के बारे में पढ़ेंगे, और ट्रांस फैट क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, और क्या न्यूज़ से रिलेटेड पूरा देखेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, ये न्यूज़ में अभी, इसे देखेंगे। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, ये क्या है, इसे देखेंगे। होप मिशन अभी न्यूज़ में है, ये यूएई का फर्स्ट मार्स मिशन है। तो इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है पूरा डिटेल में इसे देखेंगे। नेशनल सेफ्टी काउंसिल, ये न्यूज़ में इसे पढ़ेंगे। और मिशन इनोवेशन 2.0, मिशन इनोवेशन का सेकंड फेज अभी स्टार्ट हुआ है, तो इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक क्या है, कुरुबा कम्युनिटी इन कर्नाटक। ये अभी न्यूज़ में है जी। न्यूज़ में क्यों है ये, इसने स्टेट गवर्नमेंट से, यानी कि कर्नाटक की गवर्नमेंट से अर्ज किया। अर्ज का मतलब होता है जी जोर देके समर्थन करना, यानी कि अपील, स्ट्रॉन्ग अपील करना, एक तरह से मजबूर करना गवर्नमेंट को, विवश कर देना कि स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कर्नाटक को, इस कुरुबा कम्युनिटी ने, ये एक पीपल है जी, कुरुबा पीपल। ये कम्युनिटी क्या है इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। एक जनजाति है, कास्ट है, आप बोल सकते हो, जाति है एक। तो इसने रिकमेंड किया है कि स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करे, मतलब सिफारिश करे, सलाह दे, एडवाइस दे कि जो ये कुरुबा कम्युनिटी है हमें एसटी लिस्ट में डाला जाए, शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में डाला जाए, इसलिए अर्ज किया है स्टेट गवर्नमेंट को। अब बैकग्राउंड जानते हैं जी थोड़ा सा इसके बारे में, कुरुबा कम्युनिटी के बारे में। बैकग्राउंड क्या है, ये कम्युनिटी इंडिपेंडेंस से लेके, आज़ादी से लेके 1977 तक एसटी स्टेटस मिला हुआ था, मतलब कि ये शेड्यूल ट्राइब में थी लिस्ट में। लेकिन ये तो आपको पता होगा ना पहले कि हमारे जैसे कंट्री में 4 कैटेगरी बांटी गई हैं, एक तो जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। ये किसके बेस पे बांटी गई है, एक बात याद रखना है, कास्ट के बेस्ड पे नहीं बांटी गई है, ये आपको याद रखना है। किसके बेस पे ये दिया गया है स्टेटस, ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड के रूप में। जो भी मान लो एजुकेशन में बैकवर्ड है, कोई भी कास्ट हो, कोई भी कैटेगरी हो, तो उसको ये क्राइटेरिया दे देते हैं। जो सोशली और एजुकेशनली ज़्यादा बैकवर्ड है उसे एसटी कैटेगरी में, और एससी कैटेगरी में जो थोड़ी कम सोशली और एजुकेशनली, मतलब जिसमें मान लो कोई कास्ट है, वो क्या है, बहुत ही, उसमें एजुकेशन बहुत ही कम है, शिक्षित लोग बहुत ही कम है, और एजुकेशनल भी बैकवर्ड है और सोशली भी बैकवर्ड है, मतलब सामाजिक रूप से उनका शोषण हुआ है। पहले क्या होता था आपको पता है, हमारी इंडिया में अपर कास्ट लोअर कास्ट का सिस्टम बहुत साल पुराना है। तो अपर कास्ट माना जाता था कुछ को, लोअर कास्ट निचली जाति माना जाता था। तो उनके काम के हिसाब से डिवाइड किया था, ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो उनका बहुत सालों से एक्सप्लोटेशन हो रहा था, तो इस वजह से इस एक्सप्लोटेशन को बचाने के लिए और इनका इम्प्रूवमेंट किया जा सके, इसलिए ये कैटेगरी बांटी गई। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड, ये क्राइटेरिया किसी भी कास्ट को, किसी भी जनजाति को इस लिस्ट में डालने की, ओबीसी में, एससी में, एसटी में, जनरल में होगी, समझे। जो एडवांस है वो जनरल में होगी। तो इनके लिए क्या है, जॉब में और एजुकेशन, मतलब जॉब में और एजुकेशन में कुछ रिजर्वेशन दी जाता है जी, कोटा। जैसे ओबीसी को 27% और एससी को 50% के लगभग, और एसटी को 7% के लगभग। ये पॉपुलेशन के हिसाब दिया जाता है, जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से। और बाकी की 50% सीट बची हुई आती है जनरल को। और एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 1992 का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी 50% से ज़्यादा आप रिजर्वेशन नहीं रखोगे, 50% तक ही रिजर्वेशन रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखोगे। बाकी की 50% सीट जनरल के लिए होंगी। जनरल का मतलब सिर्फ, जनरल का मतलब वो कास्ट नहीं है जो रिजर्वेशन में नहीं आती, जनरल का मतलब है जी सारी कास्ट, चाहे वो ओबीसी में आती हो, एससी में आती हो, एसटी में आती हो या जनरल में आती हो, सब इस जनरल सीट के लिए कॉम्पीट कर सकते हैं। तो ये है जी ये। अब जानते हैं अपने न्यूज़ क्या है। अब न्यूज़ है जी, ये जो 1997 तक क्या है, 1977 तक एसटी स्टेटस था, इंडिपेंडेंस से लेके, तब आज़ादी हुई थी 1947 से लेके, एसटी कैटेगरी में ही आते थे। लेकिन बाद में एक कमीशन बैठा, बैकवर्ड क्लास कमीशन, जिसके हेड थे कौन थे, जस्टिस एलजी
हवानूर, ये जज थे जी, LG हवानूर इसके कमीशन के हेड थे, मुख्य। तो इन्होंने कुरुबा कम्युनिटी को ST से निकाल के बैकवर्ड क्लास में डाल दिया, मोस्ट बैकवर्ड क्लास में। तो अब क्योंकि इनकी कंडीशन इम्प्रूव हो गई थी, तो इसको देख के इन्हें बैकवर्ड क्लास में डाल दिया। लेकिन कुछ के ये कुरुबा कम्युनिटी ऐसी थी जिनको ST में ही रहा। ST में कौन कौन से रहे, जैसे जो कर्नाटक के बिदार रीजन में रहते हो, यादगिर रीजन में रहते हो, कालाबुर्गी रीजन में या मेडिकेरी रीजन, इन 4 रीजन में जो भी कुरुबा कम्युनिटी रहेगी उसे डाल दिया जाएगा। मतलब वो ST कम्युनिटी में रहेगी, बाकी मोस्ट बैकवर्ड क्लास में रहेगी, OBC में, मतलब समझ गए। अब एक बात आया हो आपके मन में, मतलब एक ही कैटेगरी है और उसे ST में डाला जा रहा है और OBC में भी। जी हाँ, ये पॉसिबल है। देखो जी, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे बंजारा कम्युनिटी है, बंजारा कम्युनिटी क्या है, कर्नाटक में आप देखोगे उसे SC का स्टेटस मिला हुआ है, SC कैटेगरी में वो। लेकिन राजस्थान में बहुत सी जगह वो क्या है, राजस्थान में वो जी OBC कैटेगरी में आती है। और ऐसे ही देखो, जैसे जाट कम्युनिटी है, जाट का नाम सुना होगा, जाट आंदोलन भी होता है। जाट कम्युनिटी क्या है, राजस्थान में क्या है, ये OBC कैटेगरी में है, OBC कैटेगरी में आती है, बैकवर्ड क्लास में, अदर बैकवर्ड क्लास। और पंजाब और हरियाणा में देखोगे आप, तो ये कौन सी कैटेगरी में आती है, जनरल कैटेगरी में। तो ये आपको याद रखना है, कास्ट के बेस्ड पे रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन किसके बेस पे, अब ये आप समझो आ गया होगा कि रिजर्वेशन बेस्ड है सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड है उसके। यानी कि जो राजस्थान के जो जाट हैं वो थोड़े बैकवर्ड हैं, तो उन्हें OBC की कैटेगरी में डाला हुआ है। पंजाब हरियाणा के वो क्या है, सोशली और एजुकेशनली, सामाजिक रूप से और शिक्षित रूप से ज़्यादा शिक्षित हैं, थोड़े एडवांस है, तो उनको जनरल कैटेगरी में डाला गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऐसे ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये कुरुबा कम्युनिटी 4 रीजन में ST कैटेगरी में है कर्नाटक के, और बाकी रीजन में OBC कैटेगरी में आते हैं, कोई और बाकी रीजन में रहते हैं। तो अब कुरुबा के बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ते हैं। ये कर्नाटक की कम्युनिटी है, कर्नाटक स्टेट की, हमने देख लिया। ये इनका काम क्या होता है, ये शिप रियर करते हैं, भेड़ पालते हैं जी। ये भेड़ तो आपने देखे होंगे, भेड़ बकरी, तो भेड़ पालते हैं ये। तो शिप रियरिंग कम्युनिटी है ये। रियरिंग का मतलब है, रियर का मतलब पालना, भेड़ किसी एनिमल्स को। अब कुरुबा कम्युनिटी 9.3% पॉपुलेशन है स्टेट की, जितनी भी स्टेट की पॉपुलेशन है कर्नाटक की, तो उसमें 9.3 पॉपुलेशन कुरुबा की है। और ये 4th लार्जेस्ट कम्युनिटी है जी कर्नाटक में। लिंगायत सबसे ज़्यादा है जी, उसके बाद वोकालिगाज और मुस्लिम्स कर्नाटक में। इसके बाद कुरुबा कम्युनिटी आती है जी। और कुरुबा कम्युनिटी को अदर स्टेट में अलग नाम से भी बुलाया जाता है, जैसे महाराष्ट्र में ढांगर बोला जाता है इन्हें, ढांगर्स। और गुजरात में बोला जाता है रायका या रबारी, रायका या रबारी। और राजस्थान में देवासी बोला जाता है इन्हें, देवासी। और हरियाणा में बोला जाता है जी गडरिया, गडरिया बोला जाता है। हरियाणा दिल्ली एरियाज़ में, हरियाणा दिल्ली एरियाज़ के वेस्टर्न यूपी में इन्हें गडरिया बोला जाता है। तो इनकी डिमांड आपने देख ली। अब कर्नाटक में और भी कुछ ऐसी रिलेटेड डिमांड चल रही हैं, जैसे कुरुबा कम्युनिटी ने की है। और क्या डिमांड है जी, एक लिंगायत कम्युनिटी है जी, हमने अभी देखा, उसकी डिमांड है कि उन्हें सेपरेट रिलीजन बनाया जाए कर्नाटक में। सेपरेट रिलीजन का मतलब अलग धर्म का टैग दिया जाए उन्हें। तो अभी हिंदू धर्म के पार्ट हैं, इन्हें कहा, इन्होंने डिमांड करते हैं ये बहुत बार कि अलग कम्युनिटी बनाई जाए, अलग रिलीजन धर्म बनाया जाए इन्हें। और क्या है जी, और लिंगायत की जो सबसेक्ट है ना जी, ये पंचमसाली, मतलब लिंगायत के अंदर ही सबसेक्ट है, उसकी डिमांड है कि वो बैकवर्ड क्लास में उन्हें इंक्लूड किया जाए, ताकि जो 50% रिजर्वेशन जो बैकवर्ड क्लास को दी गई है उसमें इंक्लूड हो सके। अब इसके लिए एक कमीशन बैठा था जी, कमीशन बैठा था, उसका नाम क्या था, HN नागमोहन दास कमीशन। तो ये जज थे जी HN नागमोहन। तो इनकी अध्यक्षता में, मतलब ये हेड थे इस कमीशन के, इन्हीं के नाम पे कमीशन है। इन्होंने कहा कि रिजर्वेशन को 50% से लेकर 70%, 17% कर देना चाहिए SC के लिए, और ST की 3% से लेकर 7%। तो इन्होंने कहा लेकिन 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए रिजर्वेशन। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में ये जजमेंट दिया था, एक डिसीजन लिया था कि 50% से ज़्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दोगे। 50% का मतलब समझ गए हो ना। मान लो अगर 100 सीट निकली है, 100 भर्ती पोस्ट निकली है जी किसी पोस्ट की, मान लो UPSC का एग्जाम दे रहे हो आप, UPSC में 100 पोस्ट निकली है, तो 50% यानी कि 50 सीट ही रिजर्वेशन दे सकते हो आप। SC को दो या ST को दो या OBC को, तीनों को, समझे। या फिजिकल हैंडीकैप्ड भी इसी में आ जाता है जी आपका। और किसी को देना हो आपको, जैसे रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, जैसे आर्मी ऑफिसर, तो
सर्विस में होते हैं जो ऑलरेडी, उनको भी रिजर्वेशन दी जाती है। और बाकी की 50% जनरल कैटेगरी के लिए रहेंगी। जनरल में सारी आती हैं, ये मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। और कुरुबा को डिक्लेयर अगर मान लो एसटी कम्युनिटी में कर दिया जाए, इस कमीशन ने बोला था अगर कुरुबा को एसटी कम्युनिटी में दोबारा से, पहले एसटी में थी ओबीसी में बना दी थी, हमने पढ़ लिया। और इस कमीशन ने, जो एचएन कमीशन बैठा था, इसने कहा था अगर दोबारा एसटी में इन्हें डिक्लेयर कर दिया जाएगा, घोषित कर दिया जाएगा, तो फिर क्या है, जो कोटा है 50% का वो इंक्रीज हो सकता है। तो ये एक चैलेंज हो सकता है जी। तो चैलेंज में भी यही जी चुनौती क्या क्या है कि 50% से ज़्यादा क्या है, रिजर्वेशन का कैप इंक्रीज हो जाएगा कर्नाटक में। तो प्रेजेंट रिजर्वेशन क्या है कर्नाटक में? कर्नाटक में रिजर्वेशन है जी 50% रिजर्वेशन है, जिसमें 32% दिया गया है बैकवर्ड क्लास को, इंक्लूडिंग मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन इसमें आते हैं। मतलब 32% इनको दिया गया है। 15% दिया गया है एससी कम्युनिटी को और 3% दिया गया है एसटी कम्युनिटी को। रिजर्वेशन कोटा, ये कैटेगरी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कैटेगरी है, कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी। अब शेड्यूल ट्राइब क्या होते हैं जी, ये जानते हैं थोड़ा। शेड्यूल ट्राइब देखो जी, शेड्यूल ट्राइब क्या है, आर्टिकल 366 है और उसका क्लाउज 25 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। उसमें इसके प्रोविज़न है कि कम्युनिटी कौन कौन सी होंगी और इन्हें डिक्लेयर किया जाता है आर्टिकल 342 के अंदर। ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 342 के अंदर तो डिक्लेयर किया जाता है कौन कौन सी, ये लिखा हुआ आर्टिकल 366 में। और डिक्लेयर कौन करता है जी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं कि ये कैटेगरी एसटी कैटेगरी में होगी या एससी कैटेगरी में होगी। तो वो उसके बाद से पहले प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन दे देगा। मतलब एक ये पेज है जी, पेज में लिख दिया यहाँ पे नोटिफिकेशन है जी कि ये एससी एसटी कम्युनिटी में रहेगी, ये कोई भी कैटेगरी। जैसे कुरुबा कम्युनिटी को डिक्लेयर करेंगे तो कुरुबा कम्युनिटी के लिए एक कागज़ पे लिख देंगे, नोटिस निकाल देंगे, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या होगा, पार्लियामेंट उसको कंसिडर करेगी, मतलब शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड कर देगी अमेंडमेंट करके, समझे। उसके बाद पार्लियामेंट का काम होता है। तो सिर्फ प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन निकाल के ही किसी को भी डिक्लेयर कर सकता है एसटी एससी कम्युनिटी में। उसके बाद पार्लियामेंट का काम होता है उसे सब्सिक्वेंट का मतलब है जी बाद में उसे अमेंड करता है कि इसको एसटी कैटेगरी में इंक्लूड कर देते हैं या एससी में करना हो, समझ गए। तो लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि कोई भी शेड्यूल ट्राइब हो, एससी कैटेगरी हो, वो स्टेट स्पेसिफिक होती है, यूटी स्पेसिफिक। मतलब कि मान लो, जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक मान लो एक ही कुरुबा कम्युनिटी है, एक जगह एसटी कैटेगरी में, कहीं ओबीसी कैटेगरी में। जैसे बंजारा के बारे में पढ़ा हमने, जैसे जाट कम्युनिटी के बारे में पढ़ा, वही कम्युनिटी कहीं पे क्या है एससी कैटेगरी, मतलब ओबीसी कैटेगरी में, कहीं पे जनरल कैटेगरी में। जैसे गुज्जर होते हैं जी, गुज्जर आपने पढ़े होंगे, गुज्जर कहीं पे ओबीसी में होते हैं जी, और उत्तराखंड वगैरह में कहीं पे एससी कैटेगरी में होते हैं, जहाँ पे बैकवर्ड होते हैं। तो ये सारा मतलब स्टेट में अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया लेवल पे होता है। अगर एक ही कैटेगरी मान लो एक स्टेट में एससी में है तो दूसरी में ओबीसी में भी हो सकती है। अब इसके क्राइटेरिया क्या है जी, एसेंशियल क्राइटेरिया देखो जी, कॉन्स्टिट्यूशन तो इस पर साइलेंट है कि कौन सी एसटी कम्युनिटी होगी, मतलब शेड्यूल ट्राइब की कोई भी स्पेसिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया कौन सी एसटी कम्युनिटी होगी। सिर्फ प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन निकाल देता है जो उसको अच्छा लगता है, समझ गए आप। जो अच्छा क्या लगता है उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, समझ गए आप। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया हैं। कौन से हैं उसके लिए? ये क्राइटेरिया है जी, एक तो किसी भी कम्युनिटी को एसटी कम्युनिटी में डालना है तो ये प्रिमिटिवनेस होना चाहिए, मतलब आदिवासी टाइप होना चाहिए, जंगलों में रहता हो। जोग्राफिकल आइसोलेशन होना चाहिए, मतलब इसका मतलब है जी जैसे मेन डेवलपमेंट एरिया सिटी एरिया है उससे बहुत दूर ग्रामीण इलाकों में रहता हो, जोग्राफिकल आइसोलेशन हो। साइनेस मतलब कि वो शर्माते हों, मतलब पब्लिक में आने से लोग डरते हों, शर्माते हों। बहुत सी कम्युनिटी आपने देखा होगा ना अंडमान निकोबार, वो पब्लिक में नहीं आती, अपने अलग ही रहना चाहती है, आइसोलेट। और क्या हो जी, सोशली, एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो। ये क्राइटेरिया जी कुछ रखे गए हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है जी, ये आपको ध्यान रखना है। और एक जी पर्टिकुलर वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप भी है जी इसमें। ये कौन से ग्रुप होते हैं जी? ये एसटी कम्युनिटी है जी, लगभग 705 कम्युनिटी, समझ गए, एसटी कम्युनिटी। उनमें से क्या है, कुछ को पीवीटीजी डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके लिए मैंने एक स्पेशल लेक्चर भी लिया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप देख सकते हो। सिर्फ 2-3 मिनट का लेक्चर है ये, पीवीटीजी पूरी डिटेल में पता लग जाएगा आपको। मतलब जो ज़्यादा बैकवर्ड होती है ना शेड्यूल ट्राइब में, उनको पीवीटीजी में डाल देते हैं, और ऐसी 75 ये शेड्यूल ट्राइब हैं जिनको पीवीटीजी में डाला गया है, पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, समझ गए।
तो 75 है, ये एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ भी चुका है इसके बारे में। तो ये कौन सी कैटेगरी होती है, जो प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी को यूज़ करती हैं, यानी कि जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं अभी भी, मान लो हल वगैरह बैल वगैरह से खेती करती हैं, ऐसी कम्युनिटी को पीवीटीजी में डालते हैं। या स्टैग्नेंट है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, जिनकी क्या है जनसंख्या बहुत ही डिक्लाइन घट रही है, या एक तरह कांस्टेंट है, स्टैग्नेंट है। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी है, मतलब जहाँ पे पढ़े लिखे लोग कम हैं जिस कम्युनिटी के। या सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी, उनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत ही कमज़ोर है जी, उनको पीवीटीजी में डाल देते हैं। अगर पीवीटीजी के बारे में पूरी डिटेल में जानना है तो आप लेक्चर देख सकते हो, जहाँ पे लिखा हुआ है ना डेली करंट अफेयर, या 10 फरवरी लिखा हुआ है, वहाँ पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, उस पर लिंक दिया हुआ, 3 से 4 मिनट का है जी। चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पे, इतना ही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा, हाई कोर्ट रिजेक्ट्स स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑर्डर रिस्ट्रेनिंग मिनिस्टर। अभी न्यूज क्या है जी, न्यूज ये है आंध्र प्रदेश में पंचायत के इलेक्शन होने वाले हैं, पंचायत के इलेक्शन। लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, इन्होंने ऑर्डर दिया कि जो एक मिनिस्टर है जी, पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के, जिनका नाम है पेड्डी रेड्डी रामाचंद्र रेड्डी, इनका नाम है जी। इनको डीजीपी को ऑर्डर दिया जी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्टेट के आंध्र प्रदेश के, कि इन्हें इनके रेजिडेंस में कन्फाइन किया जाए, मतलब कैद किया जाए, कि इन्हें इनके घर से बाहर ना निकलने दिया जाए। तो इसको बोलते हैं जी कन्फाइन करना रेजिडेंस पे। कब तक, 21 फरवरी तक, जब तक इलेक्शन प्रोसेस पूरा ना हो जाए वहाँ जी। पंचायत के इलेक्शन तो आप जानते हो, जैसे सरपंच के इलेक्शन होते हैं प्रधान के, या अर्बन एरियाज में होते हैं जी वार्ड मेंबर के, ये इलेक्शन को बोलते हैं जी। तो हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को, स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को स्टक डाउन कर दिया, मतलब कि कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया, कि इस ऑर्डर को जो दिया था स्टेट इलेक्शन कमीशन ने। तो और मिनिस्टर ने क्या आर्ग्यू दिए थे कोर्ट में, जब केस किया था इसके बारे में, खिलाफ किया था, अगेंस्ट गए थे कोर्ट में। उन्होंने कहा था कि ये मेरे आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वलिटी है, और आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ ऑफ लिबर्टी, मतलब लिबर्टी, लाइफ के लिए जो लिबर्टी मिलती है जी, उसके अगेंस्ट है। ये इस मिनिस्टर ने कहा था, आर्ग्यू किया था कोर्ट में। तो कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन के डिसीजन को। अब आगे क्या प्रोसेस है जी, अब स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या होता है जी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी पावर क्या क्या है। देखो जी, स्टेट इलेक्शन कमीशन को पावर मिलती है आर्टिकल 243 से। इसमें कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इस स्टेट इलेक्शन कमीशन को। और जैसा आपने पढ़ा होगा पॉलिटी की बुक में, 73rd और 74th अमेंडमेंट किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में। तब ये स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, जो पंचायत के इलेक्शन कराता है, पंचायत के, समझा है, पंचायत या लोकल अर्बन बॉडीज जैसे प्रधान वगैरह होते हैं जी अर्बन बॉडीज में भी। जैसे गाँव में पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, या हेड ऑफ़ द विलेज बोल सकते हो आप, हेड ऑफ़ द विलेज, या फिर आपके हो गए प्रधान भी बोला जाता है कई कई जगह। तो ये प्रोविज़न रखा गया, 73rd और 74th अमेंडमेंट किया गया। तो इसके हिसाब से आर्टिकल 243 के जोड़े गए, बहुत सारे आर्टिकल जोड़े गए 243 में। तो इसके हिसाब से स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत के इलेक्शन कराता है, कंप्लीट लोकल ग्राम पंचायत के। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं जी। ये क्या है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई जी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से बनती है ना, संवैधानिक बॉडी संविधान से बनती है। तो इसके लिए आर्टिकल क्या है, आर्टिकल है जी 243 के से लेकर 243 ZA तक इसके लिए आर्टिकल है। ये याद भी ना है तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है जी, नियुक्त करता है गवर्नर, जो स्टेट के गवर्नर होते हैं वो नियुक्त करते हैं। और स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243 क्लाउज C3, ये इसके हिसाब से अगर मान लो गवर्नर से जब भी रिक्वेस्ट करेगा, प्रार्थना करेगा कि हमें इतने ऑफिसर चाहिए पंचायत के इलेक्शन कराने के लिए, तो गवर्नर क्या है, इसकी रिक्वेस्ट को देखते हुए इनको स्टाफ प्रोवाइड करेगा, मतलब इतने कर्मचारी देगा ताकि पंचायत का इलेक्शन किए जा सके। और स्टेट इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आप जानते होंगे, आर्टिकल 324 के अंदर आता है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था। ये MP और MLA के इलेक्शन होते हैं जी, उनको कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और स्टेट इलेक्शन कमीशन सिर्फ पंचायत के इलेक्शन होते हैं या अर्बन लोकल बॉडी जो उसको कराता है। तो इनमें डिफरेंस क्या क्या है जी, और सिमिलरिटीज़ क्या क्या है। दो, एक तो ये जी जो हमने जान लिया कि एक तो पंचायत के कराता है और MP MLA के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243 के अंदर आता है, और इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 के अंदर आता है। और एक केस है जी सुप्रीम कोर्ट का, जिस
का नाम है किसान सिंह तोमर वर्सेस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ द सिटी ऑफ अहमदाबाद। ये केस है जी सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कहा था कि जो भी स्टेट इलेक्शन कमीशन है, जब भी पंचायत के इलेक्शन होंगे या म्युनिसिपल इलेक्शन होंगे, तो वो क्या है, गवर्नमेंट होगी जो भी, गवर्नमेंट क्या है, स्टेट इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन को फॉलो करेगी। समझ गए। और इसी हिसाब से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर वो एमपी एमएलए के इलेक्शन हो रहे हैं लोकसभा या असेंबली के, तो क्या है, गवर्नमेंट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डायरेक्शन माननी होगी, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट किया जा सके हमारी कंट्री में। और कोर्ट कब कब इंटरवीन कर सकता है जी, मतलब कोर्ट क्या है, कब कब हस्तक्षेप कर सकता है। इंटरवीन का मतलब ये है कि जब मान लो एक बार जो पंचायत के इलेक्शन हो रहे हैं, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, समझ गए, एक बार जो इलेक्टरल प्रोसेस स्टार्ट हो गया, कि वोटिंग का सिस्टम स्टार्ट हो गया, तो इंटरवीन नहीं कर सकता, कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर, मतलब हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन ये आर्टिकल में दिया गया 243O और आर्टिकल 329। 243O में दिखाया स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में, मतलब अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत के इलेक्शन करा रहा है, अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन करा रहा है, तो कोर्ट इस आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 243O के अंतर्गत क्या है कि इंटरवीन नहीं कर सकता कोर्ट इसके मामले में, स्टेट इलेक्शन कमीशन के मामले में, तब तक कि इलेक्टोरल पोल, मतलब जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, मतलब वोटिंग डालने का जो सिस्टम है, पूरा ना हो जाए। और आर्टिकल 329 में ये दिया गया है इलेक्शन कमीशन के लिए, तब तक कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन पूरा ना करा दे, तब तक कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता। और ये क्या है जी, लेकिन अगर पोल प्रोसेस पूरा हो जाए, पोल प्रोसेस का मतलब है जी इलेक्टोरल प्रोसेस पूरा हो जाए, इलेक्टोरल प्रोसेस का मतलब है कि वोटिंग सिस्टम आपकी पूरा डल जाए, वोट वगैरह प्रोसेस पूरा हो जाए, तब कोर्ट इंटरवीन कर सकता है। समझ गए। तब कोई भी क्या है, कोर्ट में इसके स्टेट इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन के कोई भी डिसीजन को चैलेंज कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है कोर्ट में जाके। तो इसके बारे में यही था जी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट है जी फसई कैप्स ट्रांस फैटी एसिड इन फूड। फसई है क्या, ये जी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये याद रखना आप। स्टैट्यूटरी बॉडी हिंदी में बोलते हैं सांविधिक संस्था। सांविधिक का मतलब है जी स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब जो एक्ट के थ्रू बनाई जाती हैं। जो इसके लिए फसई एक एक्ट है जी, फसई एक्ट है, फसई नाम से, ये फसई नाम से एक्ट है 2006 का, 2006 में बनाई गई। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करती है, ये याद रखना आपको। और फूड और ड्रिंकिंग वाटर की जो चीज़ें होती हैं उनके लिए स्टैंडर्ड सेट करती है। और ये याद रखना आपको, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, संवैधानिक संस्था। और जो एक्ट के द्वारा बनाई जाती है उसे स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, सांविधिक संस्था। तो इसने ट्रांस फैटी एसिड के लिए अभी क्राइटेरिया डिफाइन किया है कि किसी भी फूड प्रोडक्ट, जो खाने की चीज़ें जी, उसमें 2022 तक 2% से ज़्यादा ये ट्रांस फैट नहीं होना चाहिए। 2022 के से जब भी स्टार्ट होगा, 2022 से आप 2% तक लिमिट रखोगे। और ये लिमिट 2021 से, मतलब इस साल के लिए लिमिट रखिए कि 3% होना चाहिए किसी भी ऑयल में या फैट में। कोई भी तेल या चर्बी की खाने की चीज़ है ना जी, कोई भी, जैसे वेजिटेबल ऑयल हो गया, मस्टर्ड हो गया, मस्टर्ड ऑयल, तिल का तेल हो गया जी, सरसों का तेल हो गया, इनमें मतलब क्या है, जो ट्रांस फैटी एसिड है वो 3% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और ये लेवल अभी कितना है, 5% है जी अभी। और ट्रांस फैट होती क्या है, पूरा जानेंगे जी। और 2020 से 2% नहीं होनी चाहिए, समझिए। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी है क्या, मतलब जितने भी जैसे रिफाइंड ऑयल हो गए, वनस्पति ऑयल हो गए, जितने भी वेजिटेबल फैट स्प्रेड जितने भी होते हैं, या ये मार्गारीन होता है जी, बटर को ही बोलते हैं मार्गारीन, बटर हो गया, एक तरह से बटर होता है, मक्खन। जितने भी बेकरी के प्रोडक्ट होते हैं जी, जैसे पेस्ट्री वगैरह हो गए जी, इनमें लिमिट रखी है 2% से ज़्यादा। 2022 से 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 2021 में 3% से ज़्यादा। अभी की 5% की है जी, तो इसे 3% कर दिया है 2021 के लिए, और 2% 2022 से। तो ट्रांस फैटी एसिड होते क्या है जी, देखो जी, क्या है, फूड प्रोडक्ट जो फूड प्रोडक्ट होता है ना, वेजिटेबल ऑयल्स हो गया जैसे, तो इनको क्या है, इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए, सेल्फ लाइफ का मतलब है जी, सेल्फ लाइफ का मतलब है कि इनकी लाइफ इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि ज़्यादा समय तक, ज़्यादा टाइम तक ये ख़राब ना हो, ये फूड ख़राब ना हो, ऑयल ख़राब ना हो, ज़्यादा समय तक चल सके। इसके लिए क्या है, हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या है, ये ट्रांस फैटी हो जाता है, मतलब ट्रांस फैट बढ़ जाता है, जो हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। ये सारे जो ट्रांस फैट होती है, बेक्ड में, फ्राइड या प्रोसेस फूड में ये इंक्लूड होता है। बेक्ड मतलब सूखे जो आइटम होते हैं, जैसे बिस्किट हो गया आपका,
समझ गए। फ्राइड हो गया, फ्राइड कोई चीज़ है जैसे पैकेट में पैक आते हैं ना, जैसे आप कुरकुरे वगैरह चिप्स वगैरह खाते हो इनमें, या कोई और प्रोसेस फूड हो गए, तो ये क्या है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाते हैं। जैसे घी भी हो गया, अगर घी में भी हाइड्रोजन मिला देंगे H2, तो वो क्या है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाएगा, समझ गए, घी वगैरह। अब ये हमारे लिए हार्मफुल होता है जी ट्रांस फैट। मान लो ट्रांस फैट तब भी जनरेट हो जाता है, एक ही ऑयल को बार बार गर्म करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो समोसे की दुकान देखिए, एक ही कढ़ाई में पूरे दिन भर एक ही ऑयल होता है, उसी बार बार कोई आता है गर्म करके समोसे देते रहते हैं। तो बार बार गर्म करने से क्या है वो तेल ट्रांस फैटी हो जाता है, ट्रांस फैट जनरेट हो जाती है उसमें। और ये हमारे लिए हानिकारक क्यों जी, हार्मफुल है किस लिए, हमारी हेल्थ के लिए। जो हमारी आर्टरीज होती हैं, जो हमारा ब्लड ले जाती है ना जी बॉडी में, आर्टरी पाइप होते हैं एक तरह से, पाइप को ही बोलते हैं, बॉडी में हमारे पाइप हैं आर्टरीज, तो वो क्या है क्लॉग हो जाती हैं, रुक जाती हैं। हाइपरटेंशन हो जाता है, मतलब कि हाई प्रेशर आपका लो हो सकता है, हाई हो सकता है। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है जी आपको, या फिर और कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ हो सकती है। मतलब कि कार्डियोवास्कुलर का मतलब है जी कार्डियो जहाँ पे भी आ जाए, मतलब समझ लो आप दिल की बीमारी है कि जी कोई हार्ट से रिलेटेड बात हो रही है, तो ऐसी डिसीज़ हो सकती हैं। तो इतना ही था इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जी। नेक्स्ट है जी हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये क्या है जी ओपन मार्केट ऑपरेशन? अभी आरबीआई ने अनाउंस किया है। आरबीआई तो आपको सबको पता ही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक हमारा इंडिया का। इसने क्या है 20,000 करोड़ रुपए ओपन मार्केट ऑपरेशन से 10 फरवरी को यानी कि आज इकट्ठे किए जाएंगे। ये क्या होता है जी ओपन मार्केट ऑपरेशन? आपने पढ़ा भी होगा इकोनॉमी में, फिर नहीं पढ़ा है तो फिर भी रिवाइज कर देते हैं। ये क्या है जी सेल एंड परचेज, मतलब बेचना और ख़रीदना ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या ट्रेजरी बिल्स बाय आरबीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। मतलब या आरबीआई या सेंट्रल बैंक, मतलब एक ही बात है, आरबीआई है हमारा सेंट्रल बैंक। जब क्या करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदता है या बेचता है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है जी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये कागज़ है जी, इस पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। इस पे बॉन्ड लिखा हुआ तो बॉन्ड है, शेयर लिखा हुआ शेयर है जी, डिबेंचर लिखा हुआ तो डिबेंचर है, कुछ भी है जी। अब ये कागज़ ये जिस पे लिखा हुआ है, इस पर रकम लिखी होती है, इसके प्राइस लिखा होता है। मान लो 1,000 रुपये का या 1,000 करोड़ का या 1 लाख का है, 1 करोड़ का, इस पर प्राइस लिखा होता है। अब इसको सेल करते हैं या परचेज करते हैं मार्केट से आरबीआई। ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात हो रही है जी अभी, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें आरबीआई क्या है गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, इनको सेल करती है और परचेज करती है। जैसे मान लो कोई ए पर्सन खरीदना चाहता है इसको, ये खरीद लेगा जी 1,000 रुपये का, 1,000 रुपये का ये खरीद लेगा। 1,000 रुपये आ जाएंगे जी आरबीआई के पास, 1,000 रुपये, और इसके पास चली जाएगी जी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब इसका फ़ायदा क्या है जी इस ए पर्सन का जिसने खरीदी है गवर्नमेंट सिक्योरिटी? फ़ायदा ये जी इसे इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। मान लो 1 साल के लिए ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो 1 साल के लिए इसे ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और बाद में मान लो ये 1 साल के बाद जो इसके पास ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, इसको बेचना चाहे वापस दे देगा आरबीआई को, ले लो जी अपनी 1 साल हो गए। अब इसे 1 साल तक इंटरेस्ट भी मिला, जो भी इंटरेस्ट मिला उसके बाद अगर इसने वापस किया, जैसे 1,000 रुपये की सिक्योरिटी थी 1,000 की, 1,000 रुपये से आरबीआई वापस दे देगा। अब इससे फ़ायदे नुकसान क्या होते हैं वो हम देखेंगे अपनी न्यूज़ में। या ऑपरेशन डाल लिया। अब ऑब्जेक्टिव क्या है ओपन मार्केट ऑपरेशन के? मनी सप्लाई को रेगुलेट करना। मनी सप्लाई आप जानते हो, पैसे, जितने पैसे हैं कम ज़्यादा करना, ताकि इन्फ्लेशन को रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके। देखो जी मेन टारगेट तो महंगाई को कंट्रोल करना ही है आरबीआई का मेन टारगेट, समझ गए हो? तो यही इसमें देखा जाता है। और जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है ये क्वान्टिटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल है। क्वान्टिटिव आप जानते हो कि क्वान्टिटिव टूल होते हैं, कुछ क्वालिटेटिव टूल होते हैं। ये कौन से होते हैं आपको देखा होगा, इकोनॉमी में पढ़ा होगा आपने। ओपन मार्केट ऑपरेशन आता है इसमें क्वांटिटेटिव में। रेपो रेट आती है जी आपके, रिवर्स रेपो रेट आती है आपके, कैश रिजर्व रेशो आता है सीआरआर, एसएलआर आता है। जितनी भी ये रेट हैं ये क्वांटिटिव है। क्वालिटेटिव अलग होता है जी। जैसे क्या है आरबीआई कोई डायरेक्शन देती है, किसको, कोई मीटिंग बुलाती है बैंकों की, तो ये कुछ क्वालिटेटिव है जी। ये भी बहुत प्रकार के हैं, आपने पढ़ा होगा, कभी आएगा न्यूज़ में तो हम बताएंगे, पढ़ेंगे उसे हम। अब इसमें आगे क्या है जी देखते हैं कैसे किया जाता है। हमने जान लिया ओपन जो मार्केट ऑपरेशन है कैसे किया जाता है, कि डायरेक्टली कोई पब्लिक खरीदती नहीं है इसमें। मतलब आरबीआई डायरेक्ट पब्लिक को नहीं देती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कॉमर्शियल बैंक के थ्रू करती है। कॉमर्शियल बैंक को देती है, कॉमर्शियल बैंक देती है पब्लिक को, जो भी पब्लिक होती है, समझ गए? जैसे आपको खरीदनी है, मान लो आप ए हो, आपको खरीदनी, तो आप अपने बैंक जिसमें जैसे खाता है आपका एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, पंजाब नेशनल बैंक में, तो उससे आप खरीदोगे। आरबीआई तो देगी उन बैंकों को, बैंक से आप खरीदोगे,
तो ऐसे परफॉर्म होता है। अब इसमें फ़ायदे क्या होते हैं जी ओपन मार्केट कॉम्पिटिशन के? यही होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मान लो इन्फ्यूज़ करना हो लिक्विडिटी। इन्फ्यूज़ का मतलब है जी लिक्विडिटी बढ़ानी हो, तरलता बढ़ानी हो, मतलब कि मार्केट में अगर पैसा बढ़ाना, मनी सप्लाई बढ़ाना है तो क्या करेगी? अभी देखो ये है जी मार्केट, ये है आरबीआई। अभी क्या लोगों के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है। अगर आरबीआई को पैसा बढ़ाना है, मनी फ्लो बढ़ाना है मार्केट में, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद लेगी आरबीआई, समझ रहे हो? ये आरबीआई खरीद लेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मार्केट से, जिस पे भी पर्सन पे है। अब इसे खरीदेगी तो क्या होगा? अब पैसा तो देगी ना आरबीआई इनको, मान लो 1000 रुपये दे दिए, 1 लाख करोड़ दे दिए, तो इनको पैसा तो देगी ना। अब ये सिक्योरिटी आरबीआई के पास आएगी तो मनी सप्लाई बढ़ गई ना, मार्केट में पैसा चला गया। अगर मनी सप्लाई कम करनी हो क्या करेगी? फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचेगी, खरीदेगी नहीं, समझे? अब सेल करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करेगी आरबीआई पब मार्केट से, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेगी, पैसा ले लेगी अपने हाथ में। तो ये होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भैया पब्लिक क्यों खरीदे, इसकी ना खरीदे तो? अगर आरबीआई बेचे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अगर पब्लिक ना खरीदे तो क्या होगा? पब्लिक खरीदती है जी। क्यों खरीदती है? क्योंकि इंटरेस्ट मिलता है ना पब्लिक को। मान लो आपको बैंक में पैसा हो 4% मिलता है साल का, 5%, तो लेकिन आरबीआई ऑफर करती है आपको इससे ज़्यादा, 5%, 6%, 7%, 8%। तो आपको तो फ़ायदा हो रहा है ना। आपका जो प्रिंसिपल है 1000 रुपये दोगे, 1000 रुपये भी वापस मिल जाएगा और इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलेगा बैंक में। तो आप तो प्रेफर करोगे ना कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदूँ मैं। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, सिक्योर में गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ है, सिक्योरिटीज है, कोई रिस्क भी नहीं है, मिलेगा ही मिलेगा आपको वापस, तो खरीदती है पब्लिक। और आरबीआई क्यों करती है ये भी हमने जान लिया। अब इसमें आगे क्या है जी, देखो इन्फ्यूज़ लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करनी हो या फिर क्या करना हो, इन कॉन्ट्रास्ट अगर लिक्विडिटी को कर्व करना हो, रोकना हो, ये सारे ऑपरेशन हमने जान लिया, यही लिखा है जी इसमें। और ये शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है जी और लॉन्ग टर्म के लिए। इसके 2 प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी? देखो जी ये जी दो काइंड के ऑपरेशन, मार्केट ऑपरेशन होता है। एक को बोलते हैं जी आउटराइट परचेज, ये परमानेंट प्रोसेस होता है जी। एक होता है रीपरचेज एग्रीमेंट, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, समझ गए? रीपरचेज एग्रीमेंट मतलब कि दोबारा रीपरचेज करती है शॉर्ट टर्म में ही आरबीआई। इसमें यही था। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट क्या है जी हमारी? नेक्स्ट न्यूज़ है जी प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट। ये क्या है? ये प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने अभी इनॉग्रेट किया है, आरंभ किया है इसको। कहाँ पे? वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में जी, वाराणसी। इसमें क्या है? पाइपलाइन दबाई जाएगी जी, किसके लिए? गैस के लिए। गैस के लिए पाइपलाइन, वो कितने किलोमीटर की होगी? 2540 किलोमीटर की होगी जी। ये उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में होगी और बाकी और भी स्टेट में होगी। कौन कौन से स्टेट के लिए होगी हम सब जानेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव ये है जी कि कुकिंग गैस की पाइपलाइन दबाई जाए हाउस होल्ड तक, घरों तक, वाराणसी में विद इन नेक्स्ट 2 ईयर, अगले 2 सालों में। और नेबरिंग स्टेट हैं जी जो इसके पड़ोसी राज्य हैं, उनमें भी अगले 1 साल में, अगले 1 ईयर में, 1 साल में वो पाइपलाइन बिछाई जाए गैस के लिए, ताकि घरों तक गैस की पाइपलाइन हो और कनेक्शन मिल सके लोगों को। इसके लिए क्या है? 25 इंडस्ट्रियल क्लस्टर क्रिएट किए जाएंगे, पैदा किए जाएंगे, स्टेट्स में बनाए जाएंगे। और जिससे क्या है? फ्यूल, गैस एज ए फ्यूल, ईंधन की तरह यूज हो सके, ताकि आप खाना वगैरह को उनके लिए गैस यूज कर सको वाराणसी में और जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, पड़ोसी स्टेट्स हैं जी वहाँ पे। और जनरेट एम्प्लॉयमेंट, ताकि रोज़गार वहाँ पे पैदा हो सकें। अब इसका लेंथ क्या है, कितनी क्या है, ये तो यूज़ नहीं है। लेकिन आप अगर मानो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपी की, बिहार की, झारखंड की या वेस्ट बंगाल की, तो आपको लेंथ याद करने की ज़रूरत है। यूपी में कितनी लेंथ होगी इस गैस पाइपलाइन की? 338 किलोमीटर। और बिहार में होगी जी 441 किलोमीटर। और झारखंड में होगी 500 किलोमीटर। वेस्ट बंगाल में होगी जी 542 किलोमीटर की पाइपलाइन होगी। और उड़ीसा में होगी 718 किलोमीटर। सबसे लंबी होगी उड़ीसा में जी, और सबसे कम होगी यूपी में 338 किलोमीटर। तो यहाँ पर स्टेट पीसीएस की कर रहे हो तैयारी, किसी भी इनमें से, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, तो याद करने की ज़रूरत है जी आपको। डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि जो ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत कितने गैस की पाइपलाइन की लेंथ कितनी है। और जैसे बंगाल का पीसीएस आने वाला है अभी, उसकी कर रहे हो, उड़ीसा का आने वाला है उसकी, या यूपी पीसीएस का भी होने वाला है जी आपका एग्ज़ाम 15 जून को। तो ये आप डायरेक्टली पूछा जा सकता है, याद रखना है ये आपको। चलते जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जी हमारा होप मिशन। होप मिशन किसका है जी? ये देखेंगे हम इसमें। होप मिशन यूएई का फर्स्ट मार्स मिशन है, मंगल ग्रह पे भेजा जा रहा है जी। ये पहुंचने वाला है, भेज दिया गया, इसलिए न्यूज़ में है। ये फर्स्ट मिशन है यूएई का। यूएई क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरात, ये कंट्री है।
आपने देखा होगा सऊदी अरब के पास है ये कंट्री। तो इसमें ये दिखाएंगे जी आपको, ये देखो होप मिशन क्या है, फर्स्ट अरब इंटरप्लेनेटरी मिशन है। मतलब कि अरब कंट्री है ना जी, जितनी अरब कंट्री उनमें से फर्स्ट अरब कंट्री का मिशन है जी होप मिशन, जो मंगल ग्रह पे भेजा जा रहा है, जो ट्यूसडे को पहुंचने वाला है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और मार्स ग्रह को रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि इसका लाल जो रेड रेड थोड़ा कलर दिखाई देता है रेड कलर का, इसलिए रेड प्लैनेट भी बोलते हैं इसको। अब ये देखो जी अरब कंट्री देखो पहले आप, ये मैप है जी, आपने देखा होगा, ये एशिया है जी, और ये है आपका, पेन चेंज करते हैं हम पहले, ये जी एशिया और ये जी अफ्रीका आपका। जो आपको ये ग्रीन ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं ये सारी अरब कंट्री हैं। एक अरब लीग है जी, एक ऑर्गेनाइजेशन है अरब लीग के नाम से, जो इस लीग का मेंबर है वो सारी अरब कंट्रीज़ बोला जाता है। ये सारी अरब कंट्रीज़ हैं। ये आपको अगर याद हो जाए तो याद कर लो, नहीं कुछ ज़रूरी भी नहीं है, बस ये याद करना है आपको। देखो यहाँ पर्शियन गल्फ़ है, यहाँ पे ये पर्शियन अरब लीग कंट्रीज़ बोलते हैं इनको। पर्शियन गल्फ़ से जो क्या है, यहाँ पे पर्शियन गल्फ़ है ना, सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में पर्शियन गल्फ़। तो इस पर्शियन गल्फ़ के अराउंड जो भी कंट्री है उन्हें पर्शियन अरब कंट्री बोलते हैं, पर्शियन अरब कंट्री। तो इनमें जितनी भी पर्शियन गल्फ़ से जो बॉर्डर लगाती हैं इनको पर्शियन गल्फ़ कंट्री बोलते हैं। अब होप मिशन किस लिए भेजा जा रहा है जी, जो यूएई का है वो मार्स पे भेजा जा रहा है जी, ताकि वो उसके एटमॉस्फेयर के, मार्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी कर सके, अध्ययन कर सकें। मतलब कि वहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बारे में स्टडी कर सकें, क्या है नहीं है, पहले क्या लाइफ एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी। इससे फ़ायदा यही होंगे जी, हमारे अर्थ है जो उसके फ्यूचर के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। तो इसलिए ये मिशन भेजा गया था। अब इसका ओरिजिनल जो ऑफिशियली नाम था वो नाम था एमिरेट्स मार्स मिशन, वैसे इसे होप मिशन भी कहते हैं, होप मिशन। और जो ऑफिशियल नाम है वो है एमिरेट्स मार्स मिशन। और जो इसका एक ऑर्बिटर है, इसके साथ ऑर्बिटर गया, उसका नाम है जी, उसका नाम है होप या अल अमल। अल अमल वहाँ पे यूएई की भाषा में अल अमल बोलते हैं, जिसका नाम होप है। होप मतलब आशा, उम्मीद। लेकिन अल अमल आपको नाम याद रखना है, ये ऑर्बिटर का नाम है। ऑर्बिटर क्या है जी, देखो जी पहले आप ये मिशन देखो, ये जी होप मिशन, ये यूएई का, ये भेजा गया है। ये क्या है, मार्स के अराउंड ऑर्बिट करेगा, ये है ऑर्बिटर। मतलब जैसे ये मार्स है जी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मार्स, समझ गए, पेन चेंज करें, ये मार्स है जी, ये आपका जो दिखाई दे रहा है ना ये मार्स। अब इसमें क्या है, जैसे ये मार्स है जी इसके चारों ओर घूमेगा, चक्कर लगाएगा, इसी का मतलब है जी ऑर्बिट करना। और जो ये कर रहा है ये ऑर्बिटर, मतलब ये ऑर्बिट कर रहा है ना इसके चारों ओर, तो ये ऑर्बिटर है जी मार्स का, जिसका नाम क्या है, अल अमल। अल अमल और होप भी बोलते हैं, समझे। अब और क्या जी इसमें आगे, ये जी ये ऑलरेडी हमने पढ़ ही लिया है कि ये फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा। इंटरप्लेनेटरी का मतलब है एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे भेजने वाला, ये पहला मिशन है अरब वर्ल्ड का, जितनी भी अरब कंट्रीज़ हैं। तो इससे रिलेटेड यही था जी। होप ऑर्बिटर के बारे में हम जान चुके हैं क्या है इसके बारे में। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जी नेशनल सेफ्टी काउंसिल। नेशनल सेफ्टी काउंसिल क्या है, अभी इसके चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं नेशनल सेफ्टी काउंसिल के 3 ईयर्स के लिए। उनका नाम है एस.एन. सुब्रमण्यम, एस.एन. सुब्रमण्यन। और ये कब सेटअप की गई थी नेशनल सेफ्टी काउंसिल, ये जी 1966 में सेटअप की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने सेटअप किया था इसको, इसी के अंडर काम करती है। किस लिए सेटअप की गई थी, ताकि जो सेफ्टी, हेल्थ और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो वॉलंटरी मूवमेंट होते हैं ना जी, उनको प्रमोट किया जा सके। मतलब ताकि स्वास्थ्य और इन्वायरमेंट के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये याद रखना आपको। और एक सोसाइटी है जो रजिस्टर है किसके अंदर, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर और बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के अंदर, दोनों के अंदर ये रजिस्टर है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ट्राई पार्टी बॉडी है, ये याद रखना आपको। और क्या जी इसमें, बस यही है जी। इसमें चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है जी मिशन इनोवेशन 2.0। अभी ये मिशन इनोवेशन है, इसका सेकंड फेज़ लॉन्च किया है, सेकंड फेज़ इसीलिए नाम दिया 2.0। 2.0 भी बोलते हैं जिसे, 2.0 भी कोई बोलते हैं। आपको जो बोलना है बोल लो, समझ ये आना चाहिए कि सेकंड फेज़ है इसका मतलब। पहले ये लॉन्च की जा चुकी थी। मिशन इनोवेशन कब लॉन्च किया था, 30 नवंबर 2015 को ये लॉन्च किया था, जब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था ना। ये पेरिस क्लाइमेट आपको बहुत बार न्यूज़ में मैं पढ़ा चुका हूँ। कब हुआ था, 2015 में हुआ था, ये भी 2015 में। ये एक मीटिंग होती है UNFCCC की, मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की हर साल मीटिंग होती है, जिसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, COP। इसकी 21st मीटिंग हुई थी, जिसको बोलते हैं COP21। ये पेरिस में हुई थी, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, फ्रांस एक कंट्री है यूरोप में।
तो वहाँ पे हुई थी, उसी के नाम से रखा गया पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर रखी गई थी मीटिंग, टू कॉम्बेट क्लाइमेट चेंज, यानी कि जितना पॉल्यूशन वगैरह हो रहा, कार्बन का इमिशन हो रहा है, उसको रिड्यूस किया जाए, घटाया जाए इसके बेस पे। तो इसी के लिए, ताकि जो ये पेरिस एग्रीमेंट है इसको प्रमोट किया जा सके, मतलब क्लाइमेट चेंज से लड़ा जा सके, कॉम्बेट किया जा सके, कार्बन इमिशन को घटाया जा सके, तो ऐस किसके लिए, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी ना, इनोवेशन के लिए। तो इसके लिए इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके, आविष्कार किए जा सके, खोज की जा सके नई टेक्नोलॉजी की, जो क्या है कार्बन इमिशन जिससे कम हो। इसको बढ़ावा देने के लिए, इनोवेशन को भी बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये मिशन इनोवेशन लॉन्च किया गया। अब इसके मेंबर कौन कौन है, 24 कंट्रीज है जी, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी है, 24 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन। तो इसको क्या है, ग्लोबल लेवल पे क्लीन एनर्जी का इनोवेशन बढ़ाना, एक्सीलरेट करना इसका ऑब्जेक्टिव है। अब इसके प्रिंसिपल क्या क्या है जी, यही प्रिंसिपल है जी, क्या है कि अगले 5 सालों में, जब ये लॉन्च किया गया था, अगले 5 सालों में ओवर 5 ईयर जो इनोवेशन टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट है, जितने भी पैसा लगाए जाते हैं उसको डबल करना, कि डबल खर्चा करना, पैसा लगाना, ताकि कार्बन इमिशन से लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप की जा सके। ऑब्जेक्टिव और क्या क्या थे जी इसके, ऑब्जेक्टिव का मतलब है जी टारगेट, एम, लक्ष्य, मतलब कि जो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक सेक्टर है जो, उसके में जो पैसा लगाए उसको इन्हेंस करना, प्राइवेट सेक्टर को भी इंगेजमेंट करना, जितने भी निजी कोई मान लो क्षेत्र पैसा लगाना चाहता है प्राइवेट, उसको भी क्या है इंक्लूड करना, इंक्रीज़ करना। नेक्स्ट क्या जी, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को इंक्रीज़ करना, मतलब सारे देशों को, मतलब बहुत सारी कंट्रीज हैं जो रिसर्च करना चाहती हैं इस पर, इनोवेशन करना चाहती हैं क्लीन टेक्नोलॉजी पे, उनको एक साथ लेके आना। रेजिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस फैलानी है जी, इसके बारे में जागरूक करना है, ताकि इनोवेशन के लिए जागरूक करना है। अब ये मिशन इनोवेशन सेकंड फेज़ लॉन्च किया गया है, इसमें क्या रखा गया है जी, इसमें ये जी सेकंड फेज़ में ज़्यादा से ज़्यादा और इनोवेशन को एक्सीलरेट किया जा सके, ताकि इस गोल को अचीव किया जा सके। इसके लिए एक इनोवेशन प्लेटफॉर्म बनाया गया है जी, जिसके लिए क्या है, जो इनोवेशन इकोसिस्टम को और एक्सीलरेट किया जा सके। एक नई न्यू पब्लिक प्राइवेट इनोवेशन अलायंस बनाई गई है, जिससे क्या है कि कोई वॉलंटरी कमिटमेंट करना चाहे, मतलब अपनी मर्जी से पैसा देना चाहे इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, तो उनको क्या अट्रैक्ट करना, ताकि क्लीन एनर्जी के लिए सॉल्यूशन ढूंढा जा सके। अब इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिए जी इस मिशन के अंदर, इंडिया के इनिशिएटिव क्या है जी, ताकि कार्बन इमिशन को रोका जा सके। इंडिया ने ये लिए जी, एक क्लीन एनर्जी इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जी। ये सेंटर, ये किस लिए, ताकि जो स्टार्टअप हैं इनोवेट करना चाहती हैं, इनोवेशन करना चाहती हैं, कोई स्टार्टअप का मतलब है जी नई कंपनी को खुली है इंडस्ट्री, वो इनोवेशन करना चाहती है क्लीन एनर्जी के लिए, तो उसके लिए ये सेंटर बनाया है, ताकि प्रमोट किया जा सके। ये किसने बनाया था सेंटर, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बनाया था जी, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जी, उसके अंदर आता है, इसने बनाया था, ताकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इंक्रीज किया जा सके इनोवेशन में। और क्या किया जी इंडिया ने इंक्रीज सोलर कैपेसिटी, मतलब जो सूर्य से ऊर्जा बनती है उसको इंक्रीज किया है, 13 टाइम्स इंक्रीज किया है जी। और पावर जनरेशन को, और जो 35% टोटल पावर जनरेशन का टारगेट रखा है जी। ये नेशनल सोलर मिशन लॉन्च किया था जी इंडिया ने, एक पहले 2008 में एक प्लान क्या है लॉन्च किया था इंडिया ने, जिसका नाम था नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, ये 2008 में लॉन्च किया था। इसके अंदर 8 मिशन लॉन्च किए थे इस प्लान के अंदर, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिनमें से एक है नेशनल सोलर मिशन। ये किस लिए, ताकि सोलर जो कैपेसिटी है, सोलर सूर्य से जो ऊर्जा बनती है जी, बिजली बनती है, उसको इंक्रीज किया जा सके, क्योंकि आपको पता है सोलर एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है, इससे पॉल्यूशन नहीं होता। अब टारगेट इंडिया ने अपना बढ़ा दिया है, 450 गीगावाट कर दिया है रिन्यूएबल एनर्जी का, जो 2030 तक अभी अचीव करना है, इतनी एनर्जी अचीव करनी है जी इंडिया को। और क्या स्टेप लिए जी, और लिया जी बायोफ्यूल्स का, ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं जी। बायोफ्यूल पॉलिसी इंडिया ने अडोप्ट की है। इसमें करते क्या है, बायोफ्यूल को ब्लेंड करना है पेट्रोल और डीजल में। ब्लेंड का मतलब है जी मिक्स, जो बायोफ्यूल होगा जी, बायो से ईंधन बनाया जाएगा, जैसे आपका पेट्रोल डीजल से गाड़ियाँ चलती हैं, उसमें क्या है मिक्स किया जाएगा बायोफ्यूल, जिससे क्या है पॉल्यूशन कम होगा, कार्बन इमिशन कम निकलेगा। इसके लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है। इसी के अंदर क्या है, उसमें पेट्रोल में और डीजल में कुछ क्या है, कुछ मात्रा बायोफ्यूल की मिलाई जाएगी। कितनी, देखो जी, ये 2018 में बायोफ्यूल पॉलिसी लॉन्च की इंडिया ने। उसमें टारगेट रखा था कि इथेनॉल की ब्लेंडिंग करनी है 20% तक पेट्रोल में 2030 तक, और 5% बायोडीजल ब्लेंडिंग करनी है। समझ गए, मतलब डीजल में तो क्या है, बायोडीजल, बायो इथेनॉल, इथेनॉल की ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग का मतलब मिक्स करना है जी। इथेनॉल क्या होता है जी, इथेनॉल होता है जी, आपने एक शुगर केन देखा, गन्ना तो कभी खाया होगा, जूस तो पिया होगा, उससे बनता है जी मोलोसिस।
मोलासिस बनता है, ये होता है जी सीरा बोलते हैं, सीरा। आपने गुड़ तो खाया होगा कभी, गुड़, गुड़ देखा है, घरों में गुड़ होता है, चीनी गुड़, जगेरी बोलते हैं इंग्लिश में, जगेरी, जगेरी। तो ये क्या, अगर इसको आप गर्म कर दोगे ना तो सीरा सा बन जाएगा वो, लिक्विड फॉर्म में, उसी वही होता है जी मोलासिस। उससे बनाया जाता है इथेनॉल। इथेनॉल ये आप देख लो एक बार क्या होता है, ये देखो जी, ये जी सीरा जो दिखाई दे रहा है, ये गन्ने से बनाया जाता है। अगर गुड़ को गर्म कर दोगे ऐसे ही बन जाएगा, समझ आया आप। तो इससे बनाया जाता है जी इथेनॉल। इथेनॉल क्या है, एक फ्यूल है जी बस, इसमें एल्कोहल भी मिक्स होता है। मतलब इस इथेनॉल क्या है, पेट्रोल में और डीजल में मिलाया जाएगा 20% तक, समझे। कब, 2030 तक ये प्लान था इस पॉलिसी का, बायोफ्यूल पॉलिसी बनाई थी, इसका प्लान था 2030 तक मिलाया जाएगा 20% पेट्रोल में और 5% डीजल में। लेकिन जो ये टारगेट है ना 20% मिलाया जाएगा 2030 तक पेट्रोल में, ये गवर्नमेंट ने आगे बढ़ा दिया, मतलब 2025 तक कर दिया। 2025 तक 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाएगी, मिक्स किया जाएगा पेट्रोल में, समझ आया आपको। अब इसके लिए जी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कुछ सेंटर बनाए, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसके क्या है बायो एनर्जी को सपोर्ट किया जा सके, समझा है। और गवर्नमेंट ने क्या किया, एक चीज उज्ज्वला योजना चलाई हुई है हमारे देश में, इसका पूरा नाम है PMUY, मतलब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसमें क्या है, ये क्या है, वर्ल्ड की मोस्ट एक्सटेंसिव क्लीन कुकिंग फ्यूल प्रोग्राम है, सबसे बड़ा प्रोग्राम है जी, जिसमें क्या है कुकिंग फ्यूल प्रोवाइड किया जाता है, गैस कनेक्शन दिया जाता है इसके अंदर। और इस PM उज्ज्वला योजना को इम्प्लीमेंट कौन करता है जी, लागू कौन करता है, ये आपको याद रखना है। ये जी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये क्या करती है, ऑयल जो मार्केटिंग कंपनी होती है उसके थ्रू इम्प्लीमेंट करती है। इसमें लगभग 5 करोड़ लोगों को, जो BPL फैमिली के, बिलो पॉवर्टी लाइन होता है जी इसके फुल फॉर्म, मतलब जो गरीब लोग हैं उनको क्या है गैस कनेक्शन देना है, फ्री गैस कनेक्शन देना है। और इसका टारगेट रखा गया था 5 करोड़ लोगों को 31 मार्च 2019 तक देना है, 5 करोड़ लोगों को फ्री कनेक्शन। और ये अचीव भी कर लिया गवर्नमेंट ने, 5 करोड़ लोगों को दे दिया, लगभग 150 मिलियन कनेक्शन अभी तक दिए जा चुके हैं ये इसमें। तो ये गवर्नमेंट ने स्टेप लिए इनोवेशन को इंक्रीज करने के लिए, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। तो आज के लेक्चर में टॉपिक तो इतने ही थे जी। अब हम करेंगे जी अपने करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे क्वेश्चन। आप तैयार हो तो बोलो यस। उससे पहले एक अपील, अगर प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो शेयर करो। जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते प्लीज़ उनको, आपने देखा होगा मेरे लेक्चर पे कोई भी ऐड नहीं आती, यानी कि मैंने मोनेटाइज नहीं किया हुआ है, मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है यूट्यूब से, सिर्फ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कोई पैसा नहीं, मेरा पैसा सिर्फ कॉस्ट यही है जी, आपकी कीमत। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और अच्छा सा कमेंट करो, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपको अच्छे से और भी डेली करंट अफेयर पढ़ा सकूं और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये जी अगर आप ये करंट अफेयर का एक क्लास ही देख लोगे ना, और जो मैं बीच बीच में एक टॉपिक डालता रहता हूँ 4-5 मिनट के, जो भी न्यूज़ में रहता है कोई भी टॉपिक, तो वो सिर्फ आप देख लो, आपका प्रीलिम निकल जाएगा। और अगर किसी को CSET में कोई प्रॉब्लम होना जी, CSET नहीं निकलता है किसी का, CSET में फेल हो जाता है, CSET में डर लगता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसके लिए मैं आपकी एक क्लास बनाऊंगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, 0%, मैथ आपको बिल्कुल भी नहीं आता, तब भी आपका CSET निकलेगा, ये मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा CSET। अगर आपको प्रॉब्लम है CSET में, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा। आप CSET निकालोगे बिना एक भी दिन पढ़े हुए, CSET निकालोगे, ये मेरा दावा है। अब आप क्वेश्चन करते हैं, ये लेक्चर बहुत हो गया मेरा, क्वेश्चन करते हैं। ये जी क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग धौली गंगा रिवर। हमने कल पढ़ा था ये करंट अफेयर में, बहुत न्यूज़ में रहा जी धौली गंगा रिवर, इसके बारे में स्टेटमेंट दिए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है धौली गंगा रिवर मीट्स दी अलकनंदा रिवर एट विष्णु प्रयाग। यहाँ पे 5 प्रयाग हैं जो हमने कल बहुत ही डिटेल में पढ़े थे। अब ये बताया गया जी स्टेटमेंट, धौली गंगा रिवर है वो अलकनंदा रिवर से मिलती है जाके विष्णु प्रयाग पे। सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है जी धौली गंगा रिवर पासिस थ्रू द नंदा देवी नेशनल पार्क। ये धौली गंगा रिवर जो नंदा देवी नेशनल पार्क है उससे निकलती है क्या। अब आपकी करेक्ट बताना जी कौन सी स्टेटमेंट है। आपके ऑप्शन है जी 1 ओनली, 2 ओनली, या दोनों गलत, बताओ जी। देखो जी दोनों सही है। धौली गंगा रिवर क्या है, अलकनंदा रिवर की ट्राइब्यूटरी है, इसमें जाके मिल जाती है और विष्णु प्रयाग में मिलती है। ये हमने बहुत अच्छे से डिटेल में कल पढ़ा है। अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखिए कल का लेक्चर, 9 फरवरी का, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको जैसे ही चैनल पर जाओगे। धौली गंगा रिवर नंदा देवी नेशनल पार्क से भी होती है पास, तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास के लिए नेशनल कमीशन है जी, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी है जी। फर्स्ट स्टेटमेंट, नेशनल कमीशन
फॉर बैकवर्ड क्लास इज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट। एक मंत्रालय है जी ये सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट के लिए, उसके अंदर ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गैर संवैधानिक संस्था है क्या, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। सेकंड बोल रही है द कमीशन वाज द आउटकम ऑफ इंदिरा साहनी वर्सेस अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था ना जी, उस केस से ये निकल के आया था कि नेशनल कमीशन। थर्ड बोल रहा है कमीशन कंसीडर इंक्लूजन इन एन एक्सक्लूजन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कम्युनिटीज नोटिफाइड एज बैकवर्ड फॉर द पर्पज ऑफ जॉब रिजर्वेशन। मतलब किसी भी कम्युनिटी को ओबीसी बनाना है या हटाना है, ये कमीशन क्या है, रिकमेंड करता है, जॉब से रिलेटेड रिजर्वेशन देना हो या नहीं देना हो। फोर्थ कह रहा है जी कमीशन हैव द सेम पावर एज ए सिविल कोर्ट। कमीशन के पास सिविल कोर्ट की तरह पावर है, अथॉरिटी है। तो आपके स्टेटमेंट ये हैं जी, आपको बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, 1 2 2 3 4 3 4 या 1 3 4। देखो जी, अगर आपको पहला स्टेटमेंट पता है ना कि ये गलत है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसा आपने पढ़ा होगा एक अमेंडमेंट किया गया था 102 यानी कि 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, जिसके थ्रू ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी। पहले नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल थी, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी थी ये पहले, एक गैर संवैधानिक संस्था लेकिन सांविधिक संस्था थी, लेकिन इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया देगा 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, ये बनाया गया गवर्नमेंट ने। इसके लिए एक बिल पेश किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिस बिल का नाम था 123 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो ये इसके थ्रू एक्ट तो था जी, कौन सा, 102nd एक्ट। अब ये समझ में आया आपको बिल और एक्ट का। देखो जी, बिल तो बहुत सारे पेश किए जा चुके हैं 128 तक 127 तक, लेकिन 123 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश किया। तब तक ये क्या है, पास नहीं हो जाएगा पार्लियामेंट से, लोकसभा राज्यसभा से, और प्रेसिडेंट असेंट नहीं दे देंगे सहमति, तब तक एक्ट नहीं बनेगा ना। तो ऐसे बहुत सारे बिल थे, लैप्स कर गए, मतलब डिस्ट्रॉय हो गए, पास नहीं हुए। तो ऐसे ही उनका नंबर लग रहता है, जैसे अगला बिल होगा तो 124 125 ऐसे आएगा, लेकिन एक्ट तो तभी बनेंगे जो पास हो जाएगा। तो ये 123 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था और एक्ट था 102nd, जिसके थ्रू क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को। और इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 338 में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है 338, उसमें क्लाउज बी जोड़ा गया जिसके अंदर ये आता है, इसकी प्रोविजन है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो जहाँ जहाँ पे एक है वो काट दो क्योंकि एक गलत है। अब बची ये 2 3 4 बिल्कुल सही है जी, दूसरा बिल्कुल सही है जी। इंदिरा साहनी का केस था, सुप्रीम कोर्ट ने 1992 का केस है जी, इसमें जजमेंट दिया था, उसके बाद से ये कमीशन सेटअप हुआ था जी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पे जी, हमारा नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है जी डीएनए प्रोफाइलिंग इज़ यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। देखो जी, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो बिल्कुल आप याद कर लो, चाहे कुछ भी हो जाए, बिल्कुल याद करना है। बहुत ही ज़्यादा चांसेज हैं ऐसे क्वेश्चन पूछने के, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपने देखा होगा 2020 का क्वेश्चन देख लो यूपीएससी के प्रीलिम्स का, या आप 2019 का देख लो। साइंस एंड टेक के इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एप्लीकेशन बेस्ड। तो इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ यूज होता है, डीएनए प्रोफाइलिंग। डीएनए तो आप जानते हो ना जी, सबके जीन में डीएनए वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से पता लगा जा सकता है आप किसकी संतान हो, किसके बेटे हो, बेटा या बेटी हो। तो इससे क्या है, किस किस और भी कहाँ यूज हो सकता है। एक तो ये मैंने बता दिया क्या क्या यूज हो सकता है इसका, एक यूज और भी क्या यूज है। पहला, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में यूज हो सकता है क्या, पेरेंटेज टेस्टिंग, ये तो मैंने बता ही दिया कि कौन माता पिता ये पता लगाया जा सकता है, ये तो सही है, आपको पता ही लग गया। थर्ड है जी जेनोलॉजिकल रिसर्च में, स्टडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट पॉपुलेशन, एनिमल की, पशुओं की या पौधों की स्टडी करना, अध्ययन करना हो, उसमें भी यूज हो सकता है क्या। तो आपको ये बताना जी करेक्ट कौन सा है। आपके ऑप्शन है जी ये 1 2 3 1 3 4 2 3 4 1 2 3 4। देखो जी, चारों के चारों सही है जी। डीएनए प्रोफाइलिंग है, उसको क्रिमिनल की जांच करने के लिए, मान लो इसने अपराध किया नहीं किया, मान लो इसका बाल मिल गया जी, इसने क्राइम किया, कोई क्राइम करके भाग गया, यहाँ पे क्राइम किया था, इसका कोई बाल टूट के गिर गया, एक हेयर टूट के गिर गया, तो इस अगर वो जो होते हैं ना फॉरेंसिक लैब वाले जाते हैं एक्सपर्ट, वो इसके बाल से ही पता लगा लेंगे कि इसने किसने किया है। अब मान लो कोई क्रिमिनल पकड़ लिया पुलिस ने, तो इसके जीन लेंगे डीएनए, और इस जो बाल जो हेयर मिला था जहाँ पे इसने क्राइम किया था, तो मैच कराते हैं, समझ गए। तो अगर डीएनए मैच कर जाता, हाँ क्राइम यही था क्योंकि ये वहाँ इस समय मौजूद था और कोई नहीं था, और ये मना कर रहा है मैं नहीं था, तो इस तरह से पता लगा लेते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं जी, एक ही मैंने बताया तो आपको। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्या है, नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी। ये क्या जी, मैपिंग, ये कौन कराता है ये बताना आपको।
मतलब जो लैंडस्लाइड होते हैं, लैंडस्लाइड जानते हो ना, अब जैसे ये मान लो लैंड भूमि है, यहाँ से स्लाइड हो जाए, ये गिर जाए बहुत ही मैसिव स्केल पे, तो ये जो लैंडस्लाइड होता है, ससेप्टिबिलिटी जो मैपिंग तैयार करते हैं, कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, या ए एंड बी बोथ, यानी कि ए और बी दोनों करते हैं मिलके, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखो जी, इसका आंसर है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है इसको। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि अभी उत्तराखंड में भी क्या है, एवेलांची हुआ था, अभी उसका कंफर्म नहीं हुआ है कि वो बर्फ़ से ही हुआ है, जो हुआ है ग्लेशियल आउटब्रेक से हुआ है, किससे हुआ है, तो अभी ये कंट्रोवर्सी चल रही है इसके बारे में, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा। लेकिन जो लैंडस्लाइड की मैपिंग होती है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? ये एक स्पेसिफिक एजेंसी है, साइंटिफिक एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में, कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर काम करता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को किसने बनाया था? थॉमस ओल्डहैम ने बनाया था 1851 में, 4 मार्च 1851 में, इंडिपेंडेंस से पहले बनाया गया था ये। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, खजुराहो टेम्पल्स आर बिल्ट इन, मतलब ये बताना जी किसके कार्यकाल में, किसके, जब किसका राज्य था, कौन किंग था जब ये बनाया था खजुराहो टेम्पल? ये गुप्ता रूलर्स ने बनाया था, चंदेला रूलर्स ने, पाल रूलर्स ने, या एज ऑफ वंडर्स बाई ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ने, किसने बनाया था जी? जी हाँ, बिल्कुल सही है जवाब, बी है जी इसका, चंदेला रूलर्स ने बनाया था, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। देखो जी, 900 से 1130 एडी के बीच में बनाया था चंदेला रूलर्स ने। नेक्स्ट है जी हमारा, विद रेफरेंस टू आर्ट एंड आर्कोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद रेन ऑफ अशोका। ये बताना जी, अशोका के कार्यकाल में जब अशोका का रूल हुआ करता था, आपने अशोका द ग्रेट किंग के बारे में पढ़ा होगा हिस्ट्री में, ये मौर्य डायनेस्टी से थे जी। तो ये बताना जी, इसके काल में कौन सी गुफा, ये केव का मतलब होता है जी गुफा होती है ना, जो जैसे पत्थरों को काट के गुफा बना देते हैं, स्टोन को, ये केव किसके काल में, अशोका के पीरियड में कौन कौन से बनी थी? लोमस ऋषि केव, उड़ियागिरी, रॉक कट एलिफेंट एट धौली, बादामी केव्स। बताओ जी, आपके आंसर है ये 1 2 3 1 3 1 3 4 2 4। देखो जी, लोमस ऋषि केव इसी के कार्यकाल में बनी थी, ये बिहार में है जी। और रॉक कट एलिफेंट एट धौली, ये उड़ीसा में जी, ये भी अशोक के काल में बनी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, बी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये उड़ियागिरी केव्स है जी, ये गुप्ता पीरियड में बनी थी, गुप्ता काल आता है ना जी, गुप्ता वंश, गुप्ता पीरियड में। और बादामी केव्स चालुक्य के काल में बनी थी, चालुक्य जो वंश आया था, ये हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, कुरुबा कम्युनिटी बिलोंग्स टू, आपको बताना है कुरुबा कम्युनिटी है, जनजाति है, वो किस स्टेट में है ये बताना है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट जवाब डी, आपने अभी पढ़ा है, कर्नाटक सही जवाब है जी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जी, अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल मिलेंगे जी अब।